हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान जीएस का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी संविधान की सीरीज चल रही है और इसमें हम पढ़ रहे हैं संविधान को पॉलिटी के। इसमें हमने पढ़ रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, थोड़ा सा समझ लिया था और थोड़ा सा उसी का पार्ट बचा था। और आज हम जो क्राउन का शासन है उसे समझने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें हम सारी चीजों को कवर करेंगे, चाहे वो कोई भी घटना चक्र हो गई या किसी भी बुक से जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा कंटेंट आगे बढ़ता रहेगा। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और आज के ज़माने में वही है कि पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है ये डिपेंड करता है कि आपको बहुत थोड़ा ठीक ठाक डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज की क्लास में हम समझने वाले हैं जो हमारा ताज का शासन है। ताज का शासन का मतलब क्या हुआ कि पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने समझ लिया था कि कैसे कंपनी का शासन चला और कंपनी ने यहाँ पे रेगुलेशंस बनाए, कंपनी के जो एक्ट्स आए थे। उसके बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन की सरकार थी वो देखती है कि ये जो यहाँ पे कंपनी है वो शासन चलाने में असमर्थ है, शासन नहीं चला पा रही है। भारत के लोग उससे बहुत ज्यादा रुष्ट हैं और इस वजह से वहां से कंपनी, जो कंपनी का शासन चल रहा होता है भारत में, उसको ब्रिटेन अपने हाथ में ले लेती है और ताज का शासन आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब कंपनी को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, अब सीधे सीधे शासन को ही क्या किया गया, अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने। तो इसी को ये 1858 से लेकर 1947 तक का, जब भारत आजाद हुआ था तब तक का जो शासन है ये हम ताज का शासन पढ़ते हैं। ताज के शासन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे और ये व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं और यहां से आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। कई कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कहने का मतलब क्या हुआ, कई जीत बाकी हैं और कई हार बाकी हैं। तो बहुत सारी चीजें आप अभी तक जीत चुके होंगे, बहुत सारी चीजें में आप हार गए होंगे। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी आपकी जो जिंदगी है उसकी शुरुआत ही है। ठीक है, यहां से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी तक जो हमने अपनी लाइफ को एंजॉय किया, बचपन गुजरा, तो उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। अब जो जिम्मेदारियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ रहा है और थोड़ा सा प्रेशर में आते जाते हैं जो भी युवा होते हैं। तो चलिए, उससे प्रेशर में नहीं आना है, पढ़ेंगे अच्छे से और कुछ अच्छा करके दिखाना है। 1857 की क्रांति के बारे में तो हमने समझ ही लिया कि क्रांति हुई, उससे रुष्ट हो जाते हैं भारतीय और इसी वजह से क्रांति होती है। और क्रांति के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में शासन ले लेता है और सबसे पहला 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। यह अधिनियम क्यों आया, 1857 की क्रांति के बाद आता है, जब पता लगता है कि यहाँ पे कंपनी अपना शासन करने में समर्थ है। इसीलिए जो वहां की ब्रिटेन की सरकार है वो अपने हाथों में शासन ले लेती है और गवर्नर जनरल अब वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो पद था अब उसको क्या बना दिया जाता है, वायसराय। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल की समाप्ति कर दी जाती है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दो थे, एक नियंत्रक मंडल और एक नियंत्रण मंडल, तो दोनों को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल वायसराय हो गया, तो पहला वायसराय कौन बनता है, ये बात याद रखने वाली है। तो पहला वायसराय बनता है कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं लेकिन हम कैनिंग याद रखेंगे, लॉर्ड नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, तो पहले वायसराय कौन बनते हैं, कैनिंग बनते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो उसको समाप्त कर दिया जाता है, किससे, 1858 के अधिनियम से। और क्या होता है इस अधिनियम में, भारत सचिव का पद
एक बनाया जाता है। भारत सचिव क्या था कि जो ब्रिटेन की संसद थी वहां पे एक पद का सृजन किया जाता है, और वो जो पद था भारत सचिव का, वो यहाँ पूरे भारत के शासन को देखने वाला था। वो जो पद था वो बनाया गया था और यही पूरे भारत के शासन को देखने वाला था, और ये जिम्मेदार था ब्रिटेन की संसद के प्रति। एक तरह से कह सकते हैं कि ये उत्तरदायी था, इससे भी कुछ पूछेगी। अगर ब्रिटेन की सरकार पूछती है कि भारत में क्या चल रहा है, जैसे कुछ भी बताना होगा, तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा भारत सचिव। ठीक है, अब इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाती है, क्योंकि ये अकेला पद सृजन किया गया तो ये अकेले तो देख नहीं लेगा पूरा भारत का शासन, तो इसके लिए एक परिषद बनाई जाती है, और ये कितने? 15 सदस्यों का। अब इन 15 सदस्यों में से क्या होता है कि 8 सदस्य जो होते हैं वो ब्रिटिश सरकार के होते हैं। 8 सदस्य ये ब्रिटिश सरकार के होते हैं और 7 सदस्य कंपनी के होते हैं। ठीक है, 8 सदस्य किसके होते हैं? ब्रिटिश सरकार के, और 7 सदस्य कंपनी के होते हैं। तो ये परिषद बना दी जाती है और इसके माध्यम से अब कंपनी का जो शासन था उसको ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ से शुरू करती है। उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? भारतीयों को सर्वप्रथम शासन में भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। धीरे धीरे जैसे यहाँ पे शासन होता है तो ये ब्रिटेन को समझ में आने लगता है कि बिना भारतीयों के सहयोग से भारत में शासन चलाना मुश्किल है, इनका सहयोग तो हमें लेना ही पड़ेगा, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगता है। तो इसीलिए ये 1861 का जो शासन अधिनियम आता है, परिषद अधिनियम आता है, उसमें क्या करते हैं कि भारतीयों को भागीदारी दे देते हैं। ठीक है, भारतीयों को सर्वप्रथम शासन में भागीदार बनाने का थोड़ा सा प्रयत्न किया गया। कुछ एक सदस्यों को, प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। गैर सरकारी सदस्यों का मतलब क्या हुआ कि अभी तक और जितने भी सदस्य नियुक्त हो रहे थे वो या तो ब्रिटेन के थे या कंपनी के थे, कुल मिला के कैसे थे? सरकारी। ठीक है, तो गैर सरकारी का मतलब क्या है कि प्रथम भारत का कोई सदस्य अगर नियुक्त होता है तो वो कैसा था? गैर सरकारी, क्योंकि वो उनकी सरकार का नहीं था। इसके बाद क्या होता है? 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराज सर दिनकर राव मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 1862 ईस्वी में पहली बार ये होता है कि 3 लोगों को, जो परिषद थी, जो 15 लोगों की परिषद बनाई गई थी, उसमें 3 लोगों को शामिल किया जाता है। एक तो बनारस के राजा हो गए, पटियाला के महाराज हो गए और सर दिनकर राव। ठीक है, तो इन 3 लोगों को मनोनीत किया जाता है और कुछ भारतीयों को, मतलब इन 3 लोगों को भागीदारी दी जाती है ब्रिटेन की सरकार में। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे जो शासन चला रहे थे उसमें कुछ भागीदारी हमको मिल जाती है। उसके बाद केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। अभी तक इन्होंने क्या किया था कि ये सेंट्रलाइज कर रहे थे, कोई भी चीज थी कि इन्होंने, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, ठीक है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि इन्होंने यहाँ पे ओडिशा हो गया, बंगाल, बिहार हो गया, इनको सबको सेंट्रलाइज कर दिया कि कलकत्ता की सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विकेंद्रीकरण करना शुरू कर दिया। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि बंगाल में ये आगे चल के क्या बना देंगे? यहाँ पे विधान परिषद बना देंगे। ठीक, यहाँ पे बना देंगे विधान परिषद, उड़ीसा में बना देंगे, मुंबई में बना देंगे। तो अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अभी तक ये उनको इकट्ठा कर रहे थे, अब इन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि अब उनको अलग कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। पहले इन्होंने जोड़ा था, अब तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? पहले जोड़ा इसलिए था कि इनकी संख्या यहाँ पे कम थी, अब इनको लग रहा है कि हमें भारतीयों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो जब सहयोग लेना ही पड़ेगा तो अब इनको लग रहा है कि अगर हम इनको इकट्ठा रखेंगे तो अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी जो हम पे हावी हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत दिमाग लगा रहे थे कि अगर ये जो केंद्रीयकरण है इसको हमने जारी रखा तो ये सब इकट्ठे रहेंगे, और इकट्ठे रहेंगे तो ये हम पे हावी हो सकते हैं। इनको ऐसा डर लग रहा था, तो इन्होंने क्या किया? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू करा। ठीक है, ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
1862 में बंगाल में, 1886 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत और 1897 में पंजाब विधान परिषदों की स्थापना करी। ठीक है, तो विधान परिषदों की अभी हमने बताया स्थापना करी इन्होंने बंगाल में और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में और पंजाब में। ठीक है, तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण ही कर रहे हैं। ये विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि अभी इनको अलग करना चाह रहे हैं, अलग अलग जगह बनाएंगे, जिससे क्या होगा, ये इकट्ठे ना हो पाए और इन पे हावी ना हो पाए और इनको शासन चलाने में आसानी रहे। जब ये अलग अलग रहेंगे, थोड़े कम कम भाग में रहेंगे, तो ये शासन आसानी से कर सकेंगे। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग था, अभी जो पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग, आपने देखा, द्वारा विभागीय प्रणाली, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। विभागीय प्रणाली क्या होती है, इस पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझ लो। इसका मतलब सीधा सा होता है विभागों का आवंटन। विभागों का आवंटन, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागों का आवंटन। विभागों का आवंटन से मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो भी लोग बनाए जा रहे थे, जो इनके जो विधान परिषद बना रहे थे, तो उसमें जो सदस्य होते थे उनको एक से अधिक विभाग दे दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसने ये प्रक्रिया शुरू करी, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, कि एक जो मंत्री होगा या जो भी उनका कर्मचारी होगा उसको एक से अधिक विभाग हम दे देंगे। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, जो भी वहां पे प्रेसिडेंसियां, अब इन्होंने विकेंद्रीकरण शुरू करा तो वहां पे फिर से इन्होंने गवर्नर जनरल बनाए। एक तो वायसराय था, ठीक है, तो वायसराय को तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, बाकी गवर्नर जनरल जो होंगे उनको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो कुल मिला के दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कभी तुमसे ये पूछ लिया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रथम बार कब दी गई, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया आपसे कि भारत में अध्यादेश, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से ली गई है, तो आप बताएंगे 1935 का अधिनियम। ठीक है, अगर कभी भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से ली गई है ये पूछा जाएगा तो 1935 लगाएंगे। और कभी पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अधिनियम से मिली, तो वो 1861। बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, तो इन दोनों बातों का याद रखिएगा। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1832, इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ, केंद्रीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी। अब जैसे जैसे शासन आगे बढ़ रहा है तो इनको लग रहा है, ठीक है, इनको लग रहा है कि यहाँ थोड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो जब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं तो उसमें क्या हुआ कि केंद्रीय व्यवस्थापिका जो थी, मतलब जो यहाँ पे जो नियम कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका इन्होंने बनाई थी, उसमें क्या है, अब गैर सरकारी सदस्यों का नंबर जो था वो बढ़ाने लगे। ठीक है, थोड़ी सी और भागीदारी बढ़ा दी भारतीयों की, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब अगर भारतीय रुष्ट हो गए तो ये उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक, तो इसीलिए गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में क्या कर दी इन्होंने, वृद्धि कर दी। निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। अभी क्या होता है, निर्वाचन पद्धति को आरंभ कर दिया। अभी तक कोई निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये जो निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया यहाँ पे लिखा रहता है, अगर ये पूछा जाएगा तो हम 1892 ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पूरी तरह से निर्वाचन की पद्धति नहीं। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि 2, 4, 6 लोगों को निर्वाचित करने का अधिकार मिल गया, जिसे कहते हैं जो बहुत मुख्य लोग थे उनको, जिसे निर्वाचन कहते हैं कि सभी को अधिकार होगा वोट डालने का, वो सब तो वो नहीं था। ये कुछ एक लोगों को यहाँ पे अधिकार मिल जाता है कि वो निर्वाचन में भाग ले सकते थे। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने लगे। अब ये जो प्रांतीय परिषदें थी, बहुत सारे प्रांत थे भारत में, तो वो प्रांतों में सब जगह परिषद बनाई इन्होंने, विधान परिषद की। वहां की जो वहां पे जो नियम कानून होंगे वो विधान बनाने के लिए विधान परिषद बना दी हर प्रांत में। गैर सरकारी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने लगे।
ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे थे। कहने का मतलब है जनता अगर करती है खुद से तो वो प्रत्यक्ष रूप हो गया, और अप्रत्यक्ष कौन सा होता है कि उनको जनता नहीं कर रही है, वो किसी और प्रक्रिया से या मनोनीत कर लिए जाते हैं, या जो मुख्य लोग होते हैं, कैबिनेट के लोग होते हैं या और सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य निर्वाचित होने लगते हैं। उसके बाद केंद्रीय विधायिका के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है। ठीक है, 1892 के अधिनियम से क्या होता है, केंद्रीय जो विधायिका थी के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का अधिकार इनको नहीं होता है। ठीक है, मतदान करने का अधिकार या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है। पूरक प्रश्न क्या होते हैं, जैसे पूरक प्रश्न का मतलब बहस हो गया, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया और कोई किसी ने उत्तर दिया सामने से, और फिर उस पे आप काउंटर क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, एक तरह से बहस कहते हैं। तो ये बहस करने का अधिकार अभी नहीं मिला था, केवल आप बजट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते थे और बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन बार बार क्वेश्चन पूरक प्रश्न उससे पूछने का अधिकार जो था वो नहीं मिला, और मतदान करने का भी अधिकार इसमें नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें देख लेते हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मार्ले मिंटो क्यों कहते हैं, ठीक, तो मार्ले इस टाइम कौन थे, ये ब्रिटेन में भारत के सचिव, जो भारत सचिव का पद बनाया गया था, जो भारत सचिव का पद ब्रिटेन की संसद में बनाया गया था, जो यहां पूरे भारत के शासन को देखता था, वो उस टाइम कौन थे, मार्ले थे। और मिंटो कौन थे, ये भारत के वायसराय थे। तो ये इन दोनों के कार्यकाल में ये एक्ट आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, अभी और जो यहाँ पे भागीदारी है वो धीरे धीरे ये क्या करते जा रहे हैं, भारतीयों की बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो डर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनको अब लगा कि और सदस्य बढ़ाने चाहिए, तो जो 16 संख्या थी उससे सीधे डायरेक्ट कितनी कर दी, 60। लेकिन फिर भी ये दिखा तो केवल क्या रहे थे, केवल लुभावन दे रहे थे, ये केवल ये दिखा रहे थे, ये ढोंग कर रहे थे, यहाँ पे सुधार का ढोंग कर रहे थे। इनको सदस्य संख्या तो इन्होंने बढ़ा दी लेकिन वास्तव में जो अधिकार होते हैं वो अधिकार इनको नहीं मिले। जो भारतीय थे, जो वहां की परिषद में, विधान परिषद में इन्होंने नियुक्ति कर रखी थी भारतीयों की, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो वास्तविक अधिकार नहीं मिलते हैं। बस ये सदस्य संख्या बढ़ा रहे थे, उनको ना ही मतदान करने का अधिकार था, ना ही और शक्तियां उनको प्राप्त थी। इसके बाद क्या होता है, इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनावों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, तो जो प्रादेशिक चुनाव होते हैं, जो वहां पे प्रदेश, छोटे छोटे प्रांत थे, प्रादेशिक चुनाव होते हैं, उनमें चुनाव के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इस सांप्रदायिक चुनाव या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से होती है, तो ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम से होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से इन्होंने क्या, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति से क्या अभिप्राय है, अभी ये जो 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आता है, इससे पहले अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे बंगाल विभाजन हो चुका होता है, और बंगाल को किस आधार पे विभाजित किया था, हिंदू और मुस्लिम के आधार पे। ठीक है, तो कुल मिला के, और यहाँ पे इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब जो चुनाव है वो भी संप्रदाय के आधार पर, कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर। तो कुल मिला के इन्होंने ये जो फूट डालो राज करो की नीति, कि अब इनको हमें अलग अलग करना। वैसे भी ये अलग करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था, जैसे विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी तो वो अलग करना ही है,
अब इन्होंने तोड़ना शुरू करा है। पहले जब ये कम थे तो यहाँ पे इन्होंने जोड़ने का काम किया, और अब ये क्या कर रहे हैं कि ये कहीं इकट्ठे ना हो जाएं तो हमें भगा देंगे, ये इनको बहुत डर था, तो इसीलिए अब इन्होंने तोड़ने की शुरुआत करी। अब संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पर ये अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब ये बंगाल विभाजन उधर 1905 में होता है, उसके बाद क्या होता है 1906 में, दिसंबर 1906 में क्या होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी, वो भी एक इनका भड़काया हुआ, इनकी चली हुई चाल थी कि इन्होंने अलग करा, उनके दिलों में दूरियां पैदा कर देते हैं, तभी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसके बाद सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, और सूरत अधिवेशन में आपको पता है गर्म दल और नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। वहीं पे गर्म दलों को क्या करते हैं, ये दबोच के भाई ये उठा लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, ठीक है। जो गर्म दल के नेता होते हैं उन्हें जेल में डाल देते हैं। और ये जो 1909 का अधिनियम आता है, ये कुल मिला के जो पीछे की घटनाएं हैं उन्हीं के द्वारा प्रेरित है, उन्हीं को सही करने के लिए यह अधिनियम लाया जाता है। जो गर्म दल के नेता थे उनको तो डाल दिया गया, अब नरम दल के नेताओं को कुछ दिखाना था। वो नरम दल के नेता इनके लुभावन में आ जाते थे, उन्हें लगता था कि हाँ सरकार सही कर रही है, सरकार सुधार करेगी, ये जो लोग हैं हमारे लिए, हमारे हित का सोच रहे हैं, हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे और हमारा भला करेंगे, ऐसा लग रहा था नरम दल के नेताओं को अभी तक, ठीक है। तो ये आता है और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये सांप्रदायिक, ये यहाँ संख्या जो बढ़ाते हैं 16 से 60, ये भी नरम दल को दिखाने के लिए कि हाँ हम आपका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये चीजें जुड़ी हुई हैं, जो हिस्ट्री है और इसका जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। और जुड़े हुए घटनाक्रम को अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे समझ के, तो ये आसान हो जाएगा याद रखना, चीजें याद रह जाती हैं, कभी कभी लाइनें नहीं याद रह जाती हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमता रहता है, और जब चीजें सामने आती हैं तो वो अपने आप से याद आ जाता है, ठीक है। रट के आज के जमाने में एग्जाम नहीं क्लियर किया जा सकता है, ये कटु सत्य है। आप जब मान लेंगे तो आप कामयाब की श्रेणी में खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो फूट डालो और राज करो की नीति इनकी चलती रहती है। आगे देखते हैं, अगला जो आता है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, वही है, ठीक है। और सदस्यों को बजट पर बहस करने और लोक हित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं ये लोग, अब इनका डर बढ़ रहा है, वही बात है, केवल डर की बात है। डर बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया, ठीक है। लोक हित के विषयों पर चर्चा करने का भी अधिकार दे दिया। अभी तक क्या होता था, जैसा इनने बजट बना दिया तुमने वैसा मान लिया, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें, ठीक। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि डर लग रहा है, ठीक है। क्यों दे देंगे ये, जब इनका शासन सही से चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो वही है, इन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया। उसके बाद क्या होता है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये बहुत बड़ी बात थी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है जिसमें 6 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को चुन लिया गया। अभी तक हमें क्या विधान परिषद में ही केवल जगह मिल पाई थी, अब हमें जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भी जगह मिल चुकी थी। कुल मिला के जो क्रम है, जो भारत की स्वतंत्रता की तरफ हमारा कदम है, वो एक एक करके आगे बढ़ रहा होता है। आगे समझ लेते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919, ठीक है। अब ये 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उत्तरदायी सरकार क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब कि उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जैसे जवाबदेही होनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपके पिताजी आपसे पूछते हैं कहाँ गए थे, इतने टाइम तक कहाँ थे तुम, तो तुम उत्तरदायी हो किसके लिए, अपने पिताजी के लिए, ठीक है। तो वैसे ही सरकार होती है कि जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। अभी तक कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, जो ब्रिटेन की सरकार थी अपने हिसाब से शासन चला रही थी भारत में, जो नियम कानून उनको सही लगते थे वो बनाते थे, कोई मतलब नहीं था कि भारतीयों के लिए नियम कानून बन रहे हैं लेकिन भारतीयों का उसमें कोई योगदान नहीं है, बस उन पे लागू किए जाते थे। तो
तो यहां से शुरुआत होती है कि अब सरकार उत्तरदायी होगी। मतलब कहने का ये, सरकार से ये पूछा जा सकता है कि ये नियम बनाया है क्यों, और वो जनता के प्रति थोड़ा उत्तरदायी होगी या भारतीय जो लोग हैं उनके प्रति उत्तरदायी होगी। तो ऐसी सरकार की शुरुआत होती है। इसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, आप समझ रहे होंगे, शायद आप पिछले एक्ट से समझ पा रहे होंगे। मांटेग्यू इस टाइम कौन थे, भारत सचिव, ये भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे, ये वायसराय थे भारत में। बताइए कि जो भारत सचिव का पद था वो कहां पे था, ये ब्रिटेन में हुआ करता था, ब्रिटेन की संसद में भारत सचिव का पद था, और जो वायसराय था वो कहां था, भारत में। तो इन दोनों का कार्यकाल चल रहा था 1919 में, जिसमें ये सुधार अधिनियम आता है, इसीलिए मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय सूची का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया। कौन से विषय केंद्र उन पे कानून बनाएगा, कौन से विषय होंगे जिन पे प्रांत कानून बनाएगा, तो उनको अलग अलग किया गया इसमें। ठीक, प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषय द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर से एक गेम खेल दिया। क्या करते हैं कि जो प्रांतों के विषय होते हैं जिन पे प्रांत कानून बना सकता है, उसमें भी इन्होंने कैटेगरी लागू कर दी कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय। कुछ विषय इन्होंने ऐसे कर दिए जो कि हस्तांतरित थे। ठीक है, हस्तांतरित का मतलब जिनमें प्रांत कानून बना सकता है, और कुछ विषय ऐसे कर दिए जो आरक्षित विषय थे, जिन पे कानून कौन बना सकता है, केवल वायसराय। ठीक है, तो इसलिए जो प्रांतों को विषय दिए गए थे उनमें से भी जो मुख्य विषय थे वो किसके पास थे, वो आरक्षित विषय की श्रेणी में थे। तो कुल मिला के इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका की इन्होंने स्थापना कर दी। अभी तक क्या होता था, विधान परिषद होती थी, अब विधानसभा विधान परिषद दोनों होने लगी थी, द्विसदनीय इन्होंने विधायिका बना दी। उसके बाद 1919 में क्या होता है, वायसराय की परिषद में 6 में से 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। अभी 1909 में क्या हुआ था, केवल 1 सदस्य बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब क्या हुआ कि 6 में से 3 सदस्य कौन हो गए भाई, भारतीय। तो कुल मिला के 1 कदम और बढ़ गए हम आगे। अब इनको और डर लगने लगा है और इन्होंने 6 में से 3 सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय कर दिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी और ये मुख्य बात है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू किया। कुल मिला के क्या हुआ, अभी तक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत जो हुई थी वो 1909 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 1909 लगाना है, लेकिन अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक जो प्रणाली थी सांप्रदायिक चुनाव की, वो उसका विस्तार कौन से अधिनियम में किया गया, तो ये 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो 1919 हो जाएगा। लेकिन केवल सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पूछा जाता है तो वो 1909 के अधिनियम में लगाएंगे। अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। अब क्या होगा, लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। अब जो पहले आईसीएस की परीक्षा हुआ करती थी, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी, उसके लिए यहाँ पे एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कब से किया गया, तो 1919 में। और इसी के द्वारा क्या होता है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो केंद्रीय बजट जो था उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया 1919 के अधिनियम से। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम साइमन कमीशन की। 1919 के बाद जो अगला एक्ट आएगा वो 1935 आएगा, और बीच में आता है 1927 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन को भारत आना था 1929 में, लेकिन ये आ जाता है 2 साल पहले ही, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और चुनाव की वजह से यहाँ का प्रशासन बिगड़ ना जाए, इसलिए इसको 2 साल पहले ही भेज दिया जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में ही क्या होता है, प्रदर्शन होता है, और उसी में मोतीलाल नेहरू, जिन पे
सॉरी लाला लाजपत राय जिन पर लाठी का प्रहार होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु, अभी तक भारत में जो काम किए जा रहे थे भारत के प्रशासन में, उन कार्यों से क्या प्रगति हुई है, उनके कार्यों की समीक्षा के लिए ये साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, सभी सदस्य क्या होते हैं, सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। सभी सदस्य ब्रिटेन के थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होता है। इसीलिए भारतीय इससे असंतुष्ट हो जाते हैं कि ये समीक्षा करेंगे तो क्या करेंगे, ये कंपनी की अच्छाइयां ही बताएंगे, बुराई बताने के लिए हमसे पूछा जाए ना, तभी तो हम बताएंगे कि बुराई क्या है। अब तुम ही लोगों में से शासन कर रहे हो और तुम ही में से कोई आके तुम ही से पूछता है कि हाँ क्या 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 काम किए हैं, तो क्या बताओगे, अच्छाइयां ही गिनाओगे। तो कुल मिला के इसका विरोध होता है बहुत ज्यादा और इसी में मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, और इस रिपोर्ट के बाद कहा गया, ये रिपोर्ट भारत को स्वतंत्र करने के लिए, भारत के लोग स्वतंत्रता मांगने लगे थे, अभी तक मांग होने लगी थी, तो उस चक्कर में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई और ये कहा गया कि अभी भारतीय इस लायक नहीं है कि उनके हाथ में उनका शासन दे दिया जाए। तो कुल मिला के देखिए, ये विदेशी हमसे ही कह रहे हैं कि हम अभी अपना शासन चलाने लायक नहीं है। हम इनसे कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र कर दो, ये कह रहे हैं नहीं नहीं अभी तुम बच्चे हो, अभी तुमसे अपना शासन नहीं चलाया जाएगा। कुल मिला के ये ऐसे कह रहे हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी हमारे लिए और कोई नहीं, लेकिन वास्तविकता में ये थोड़ी था। ठीक है, ये हमारा हित कभी नहीं चाहते थे, ये तो अपने हितों की वजह से ही भारत में आए थे। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं अभी तुम लोग नहीं चला पाओगे अच्छे से शासन, अभी तो हम चलाएंगे। जैसे छोटा बच्चा कहे कि कार चलाएंगे तो नहीं, पापा कहते हैं नहीं अभी तुमसे नहीं चलेगी, तो वो वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये कह देते हैं कि अभी भारतीय चलाने लायक नहीं है शासन और उनके हाथों में शासन, जो केंद्रीय शासन है वो उनके हाथों में नहीं दिया जा सकता। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और कहा जाता है कि उसमें भाग लेंगे। तो आपको पता है कि गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन, बी आर अम्बेडकर भाग लेते हैं। तो वो होते हैं, और संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र। ठीक है, ये सुधारों का श्वेत पत्र होगा। ठीक है, संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र इस साइमन कमीशन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जानना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सारी चीजों को। उसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1935 आता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से लगभग 50% जो चीजें हैं या 50% जो योगदान है वो हमारे संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ ये अधिनियम। ठीक है, और ये अधिनियम काफी बड़ा था, जैसे कि अभी हम देखते हैं 395 अनुच्छेद और अब उनमें ऐड होके बहुत सारे 450 से ज्यादा हो चुके हैं। तो कुल मिला के उस टाइम इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। हमारा संविधान जब बनता है तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी और 1935 के इस अधिनियम में 10 अनुसूचियां थी और 321 धाराएं थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अधिनियम था। और जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता है 1947 तक, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक जो भारत का शासन चलेगा वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चलता है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, और इससे ही जो यूनियन की स्थापना होती है, अखिल भारतीय जो संघ है पूरा, जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना होती है। 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा 3 सूचियां होती हैं हमारी। पहली होती है संघ सूची, जिसमें उस टाइम कितने थे, 59 विषय थे। प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे और संवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। ठीक है, तो ये 3 सूचियां बनाई गई और अलग अलग जो शक्तियां हैं उनका विभाजन कर दिया गया, जो विषय थे उनको बांट दिया गया। अपशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी थी। तो अभी के संविधान में और उस टाइम जो 1935 का अधिनियम आया था, उसमें जो चेंज था वो केवल इतना ही था
कि अभी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के हाथ में होती हैं और ये शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। तो कुल मिला के ये वायसराय के हाथ में थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये ब्रिटेन की सरकार के ही हाथ में, इन पे वो मनमानी कर ही सकते हैं। तो कुल मिला के पूर्णता जो थी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि विषयों का आवंटन कर दिया गया अलग अलग कि कौन से संघ सूची के, प्रांतीय सूची या संवर्ती सूची के हैं, लेकिन उनमें से जो अवशिष्ट है वो किसके, वायसराय के पास है। ये चेंज है अभी से और जो 1935 का अधिनियम था उसमें। आगे समझ लेते हैं 1935 के अधिनियम को। इसमें क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है, तो अभी जो 1919 के अधिनियम में क्या हुआ था, यहाँ पे प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन समाप्त हो जाता है और 1919 में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है और यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो जो द्वैध शासन की व्यवस्था है उसको केंद्र में लागू किया जाता है और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंफ्यूज होके समाप्त वाला पूछा जाता है, बच्चे ये समझते हैं और इसके हिसाब से आंसर लगा देते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम से लागू हुआ, तो 1935 के अधिनियम से। और अगर प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम से लागू हुआ ये पूछा जाए तो 1919 हो जाएगा। और समाप्त हुआ पूछा जाए तो किससे हो जाएगा, 1935। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का गठन होता है। ठीक है, जो 11 उस टाइम राज्य थे उनमें से 6 राज्यों में क्या होता है, द्विसदनीय विधायिका बना दी जाती है। भारत परिषद की समाप्ति हो जाती है, भारत परिषद की समाप्ति कर दी जाती है। रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता है कि 1935 के अधिनियम से ही होती है। ठीक है, रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना होती है। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी की स्थापना होती। मतलब कुल मिला के ये है, जो संघ है उसके लिए जो सिविल सर्विसेज होती है उसके लोक सेवा आयोग और साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन हो जाता है। जिस प्रकार से इस टाइम व्यवस्था है उसी प्रकार से शक्तियां मिल जाती हैं थोड़ी थोड़ी। आगे बात कर लेते हैं हम प्रांतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी तक क्या हुआ है कि 1935 के अधिनियम तक अब जो शासन है कुल मिला के थोड़ा थोड़ा हमारे पक्ष में आ गया है, उस तरह से नहीं कि पूर्णतः स्वतंत्रता, लेकिन ये जो अधिनियम आता है इससे पूर्णतः हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी बीच में क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है और बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं वो हिस्ट्री का पार्ट है, हालांकि समझ लेते हैं। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा होती है। अब ये एटली कौन है भाई, ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, तो ब्रिटेन में 2 पार्टियां होती थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के कौन थे, चर्चिल। कंजर्वेटिव पार्टी के चर्चिल थे जो चुनाव के उम्मीदवार थे, और ये एटली जो थे ये लेबर पार्टी से होते हैं। तो लेबर पार्टी से ये चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद ये जो चर्चिल थे ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों को इतनी आसानी से स्वतंत्रता दे देंगे हम, क्योंकि ये अभी गोल गोल घुमाए जा रहे थे कि शासन देंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीजें कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ा रहे थे शासन देने की तरफ। लेकिन ये जो एटली थे जो लेबर पार्टी के थे, जब इनकी सत्ता आती है, इनकी सरकार बनती है ब्रिटेन में, तो ये क्या करते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में ये भारत शासन अधिनियम 1947 पारित होता है और ये क्या कहते हैं, घोषणा कर देते हैं कब, 20 फरवरी 1947 को, कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और इसके तहत भारत को आजादी दे दी जाती है। ब्रिटिश राज जो समाप्त हो जाता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है यहाँ पे उसको समाप्त कर दिया जाता है और भारत का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, तो भारत का विभाजन भी कर दिया जाता है, जिसको भारतीय नहीं चाहते थे, कुल मिला के कांग्रेस नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रिटेन के लोग थे या जो वहां की सरकार थी, उन्होंने इतना सांप्रदायिकता यहाँ पे फैला दी होती है कि वो
विभाजन रुक नहीं पाता है और भारत का विभाजन हो जाता है। दो डोमिनियन स्टेट्स बन जाते हैं, एक भारत और पाकिस्तान। ठीक है, दोनों डोमिनियन स्टेट को अपने अपने संविधान बनाने और अपनाने की शक्ति मिल जाती है। अब कहा जाता है कि दोनों जो भारत और पाकिस्तान बन जाते हैं उनकी अलग अलग संविधान सभा बन जाती है और दोनों को अपना अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है। भारत सचिव का जो पद होता था ब्रिटेन में, उसको समाप्त कर दिया जाता है। जब भारत का शासन ही नहीं रह गया तो फिर ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद है वो क्या करेगा, ठीक है, तो उसको समाप्त होना ही था, इसको समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो जाती है। अभी जो भारतीय रियासतें थी उनपे भी ब्रिटेन के लोग जो शासन कर रहे थे, जो रियासतें थी छोटी छोटी जो रजवाड़े हुआ करते थे, तो उनसे भी क्या, उनको भी संप्रभुता जो थी वो उन्हें दे दी जाती है और यहाँ पे जो शासन ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाता है, उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास और आज हमने समझ लिया है पूरे जो हमारा ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जितने भी रेगुलेशन एक्ट आते हैं या फिर जो हमारा कंपनी का शासन कितना था और ताज का शासन कितना था, दोनों चीजों को हमने समझ लिया अच्छे से। और ये वीडियो आप अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी पूरा एकदम लॉजिकल वे में और स्टार्टिंग से एकदम सीक्वेंस से हमने पढ़ा है। और इस सीरीज में आप आगे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपको पूरा संविधान अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल हमारा नया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियोस जो हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी में और धार देने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी सहायक सिद्ध होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।